जय हिंद। चलिए आज हम लोग ट्वेल्थ के जो इंग्लिश का जो क्लासेस है उनको हम लोग आगे बढ़ाते हुए ये आपका ऑब्जेक्टिव सीरीज चल रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है ये आपके पोएम का चल रहा है। इससे पहले हम लोग 5 चैप्टर देख चुके हैं। आज हम लोग 6 चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो आप लोग अगर पीछे वाले क्लासेस नहीं देखे तो प्लीज़ आप लोग एक बार पीछे वाला क्लास देख लीजिए। ये अपकमिंग एग्जाम के लिए आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और सीधा क्वेश्चन आपको यहीं से दिखेगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके लिए है। तो आज हम लोग चैप्टर 6 करेंगे और आप लोग भी अपना अपना आंसर करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी इस हिसाब से अपना स्कोर चेक कर सकते हैं कि आपका कितना राइट है। और अगर कहीं कोई दिक्कत होगा तो आप उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं चैप्टर 6 का। ठीक है, तो आप लोग भी क्वेश्चन करेंगे, इसका आंसर करेंगे कितना हो रहा है और कमेंट्स में बताएंगे अपना स्कोर। ठीक है, तो स्टार्ट किया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका क्या है, इससे पहले थोड़ा बहुत हम लोग जान लेते हैं इसके बारे में जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। चैप्टर का नाम है द सोल्जर। और इसके जो अगर हम लोग पोइट की बात करते हैं, इसके पोइट कौन है? रूपर्ट रूपर्ट ब्रुक। कौन इसके पोइट है? रूपर्ट ब्रुक इनके पोइट। ठीक है, बात करते हैं इनका जन्म इंग्लैंड में हुआ है। ठीक है, अगर हम लोग बात करें बॉर्न का तो इसका बॉर्न कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। और बॉर्न की बात करते हैं तो 3 अगस्त। ठीक है, 3 अगस्त 1887 में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, डाइट की अगर हम लोग बात करें तो डाइट इनका हुआ था, डाइट की बात करें तो 23 अप्रैल अप्रैल में हुआ था, 23 अप्रैल। ठीक है, 23 अप्रैल 1915 में इसका डेड हो गया था। ठीक है, और आपको पता होना चाहिए फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 में स्टार्ट हुआ था। और फर्स्ट वर्ल्ड वार के ही दौरान इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। और युद्ध के ही दौरान इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये जो रूपर्ट ब्रुक है ये खुद भी एक सोल्जर है, एक सैनिक है। और अपने देश प्रेम के लिए, अपने देश के आन बान शान के लिए ये युद्ध लड़ने के लिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको इसीलिए इसको अगर हम लोग पोइट की बात करते हैं तो किस तरह का पोइट कहा जाता है? तो इसको वार पोइट कहा जाता है। ठीक है, किस पोइट के रूप में इसको जाना जाता है? तो वार पोइट के रूप में इसको जाना जाता है। तो चलिए और भी आगे जानकारी होगा इसके बारे में। इसको जो है एक सेप्टिसीमिया हो गया था। सेप्टिसीमिया का मतलब उसका इसको एक कीड़ा या मच्छर टाइप जो होता है उसको काट लिया गया था। ठीक है, एक आइलैंड पे काट लिया गया था युद्ध के दौरान। तो सेप्टिसेमिया हो गया था इनको। ठीक है, पूरे ब्लड में पॉइजन फैल गया। तो सेप्टिसीमिया नामक इसको एक बीमारी कही है, या उसी कारण से इसकी क्या हो गई थी? मौत हो गई थी। ठीक है, तो हम लोग इसके बारे में एक सामान्य ज्ञान देखें और आगे देखते हैं। जहाँ पर आवश्यकता होगा इसको हम लोग आगे करेंगे काम। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। इसको इरेजर कर लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग क्वेश्चन करिए। इसका पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जरा देखिए। पहला क्वेश्चन आपका क्या है, जरा आप लोग इसका आंसर करिए। मैं तब तक इसको ये कर लेता हूँ। ठीक है, देखिए फर्स्ट का अगर हम लोग आंसर की बात करते हैं तो पहले फर्स्ट का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है, द सोल्जर वाज रिटेन एंड पब्लिश्ड ड्यूरिंग विच मेजर वार। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सोल्जर, ये जो चैप्टर है ना आपका, वाज रिटेन, ये लिखा गया था। और ये लिखा गया था, ये जो लिखा गया था और पब्लिश्ड किया गया था, किस युद्ध के दौरान ये किया गया था? तो ये किस युद्ध के दौरान किया गया था? तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट वर्ल्ड वार युद्ध के दौरान इसको किया गया था। ठीक है, लिखा गया था या इसको पब्लिश किया गया था उसी के दौरान। ये खुद भी सोल्जर रह चुके हैं रूपर्ट ब्रुक जो है। और रूपर्ट ब्रुक को एक कवि है W.V. इट्स करके, और W.V. इट्स करके है। इंग्लैंड के सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन कहा था इनको ने। ठीक है, रूपर्ट ब्रुक को कहा गया था सबसे हैंडसमेस्ट यंग मैन। किसने कहा था? तो याद रखिएगा W.V. इट्स के द्वारा कहा गया। ये भी एक फेमस पोइट है। आगे देखते हैं इसके बारे में क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग करिएगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका आंसर करिए आप लोग। हु टोल्ड रूपर्ट ब्रुक द मोस्ट हैंडसमेस्ट पोइट ऑफ हिज टाइम? देख रहे हैं ना, यहाँ पे देख रहे हैं। अभी मैंने इसके बारे में चर्चा किया था। द मोस्ट हैंडसमेस्ट पोइट, इसको सबसे सुंदर पोइट कहा गया था उस टाइम का इंग्लैंड में।
तो किसके द्वारा कहा गया था ये? हु टोल्ड, किसने कहा था, कौन कहा था इसको? तो डब्ल्यू.बी. इट्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए यहाँ पे, इसका आंसर करिए। इसका अगर आप आंसर करेंगे तो तैयारी आपकी अच्छी है, आंसर करिए, आप लोग कर सकते हैं आंसर। देखिए, द सोल्जर इज ए डैश, यहाँ पे पूछ रहे हैं द सोल्जर जो है वो किस तरह का पोएम है। तो देखिए, ये द सोल्जर जो है ये सोनेट फॉर्म में लिखा गया। ठीक है, किस फॉर्म में लिखा गया? सोनेट फॉर्म में। अब ये सोनेट क्या होता है? तो सोनेट होता है 14 लाइन्स पोएम। मतलब क्या? जो 14 पंक्ति का जो कविता होता है, 14 लाइन की जो कविता होता है, उसको ही हम लोग सोनेट्स कहते हैं। और ये जो है द सोल्जर 14 लाइन में लिखा गया, इसीलिए उस हिसाब से ये क्या हो जाएगा आपका? सोनेट पोएम्स हो जाएगा। तो ये सोनेट फॉर्म में लिखा हुआ है। और इस सोनेट फॉर्म में सोनेट फॉर्म को दो तरह से डिवाइड किया जाता है, एक आपका 8 लाइन और दूसरा आपका 6 लाइन। 8 लाइन को ऑक्टेट कहते हैं, ऑक्टेव कहते हैं, आगे चर्चा होगा। और 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं, इसके बारे में आगे चर्चा होगा, क्वेश्चन भी होगा इससे रिलेटेड। मतलब 8 लाइन में क्या होता है, इसमें मुद्दा उठाया जाता है, और 6 लाइन में क्या होता है, उस मुद्दा के समाधान के बारे में डिस्कस किया जाता है। यानी कि अगर कोई मुद्दा उठा, कोई समस्या उठा, तो उसका फिर समाधान भी होगा। तो इस लाइन में मुद्दा उठाया जाता है और इस लाइन में उसका समाधान ढूंढा जाता है। तो 14 लाइन इस तरह से, 14 लाइन वाले फॉर्म को क्या कहते हैं? सोनेट कहता है। ये ऑक्टेव होता है, ये सेस्टेट होता है। ठीक है, तो आगे इसका क्वेश्चन भी आएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, इसके बारे में आगे चर्चा करते हैं। नेक्स्ट क्या? देखिए, अगर नेक्स्ट के बारे में बात करें इसका, तो नेक्स्ट आपका ये पोएम हो जाएगा आपका, क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट आपका है, इन हट्स एट पीस अंडर एन इंग्लिश हेवन इज टेकन फ्रॉम। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना, ये हर एक चैप्टर में आपसे पूछा जाएगा। वो टेकन फ्रॉम, वो कहाँ से लिया गया, किस चैप्टर से लिया गया। तो आप याद रखोगे इंग्लिश हेवन, जहाँ भी इंग्लिश हेवन मतलब इंग्लैंड से रिलेटेड है आपका। तो जहाँ भी इंग्लैंड से संबंधित हो, इंग्लिश हेवन की बात हो, ये आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं। मैं एक इसको कंप्लीट हो जाने के बाद एक ऐसा क्लास लाऊंगा जिसमें कि सारे आपको ट्रिक दिया जाएगा कि वो किस चैप्टर से लिया गया। कोई वर्ड को देख करके, की पॉइंट को देख करके पता लगा सकते हैं कि वो कहाँ से लिया गया। तो उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे और उसका एक क्लासेस लाएंगे, जिससे आप आसानी से 4-5 मार्क्स तो कम से कम किस चैप्टर से लाएगा वहाँ से क्वेश्चन रहता है। तो इसको आप लोग कंप्लीट कर लोगे आराम से। ठीक है, इजीली कर लोगे, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, कौन लाइन कहाँ से उठा के दे देता, तो ये तो पॉसिबल नहीं है सभी को लाइन बाय लाइन याद रखना। तो उसको हम लोग ट्रिक के ही मेथड से करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, इंग्लिश 7 की बात होगा तो ये द सोल्जर का है, आराम से आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। रूपर्ट ब्रुक बिलोंग्स टू डैश, इसका आंसर करिए आप लोग। ये कहाँ से बिलोंग्स करते हैं, कहाँ पे इसका जन्म हुआ था, आप इससे संबंधित कर सकते हैं। तो ये कहाँ कवि थे? तो इंग्लैंड के। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आगे। रूपर्ट ब्रुक इज ए, रूपर्ट ब्रुक इज ए, ठीक है, रूपर्ट ब्रुक की बात अगर हम लोग करें तो रूपर्ट ब्रुक इज ए डैश बाय प्रोफेशन। ये प्रोफेशन से क्या थे? तो भाई ये प्रोफेशन से सोल्जर ही थे। ठीक है, सोल्जर थे। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, द पोइट फाउट एज ए सोल्जर, यानी कवि जो है लड़ाई करने गया, लड़ने गया एक सोल्जर के रूप में। वार डैश वार फॉर इंग्लैंड, किस वार के टाइम लड़ने के लिए गया था? इंग्लैंड के लिए। तो मैंने बताया था इसमें फर्स्ट वर्ल्ड वार की चर्चा है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन का, मोस्ट ऑफ ब्रुक्स पोइट्री आर अबाउट डैश। ठीक है, यानी कि ये ब्रुक का जो कविता होता है ना, ये किसके बारे में डिस्कस ज़्यादातर इस कविता में किया गया? तो ये आपका एक देशभक्ति पोएम है। किस तरह का पोएम है आपका? ये देशभक्ति। तो देशभक्ति को पैट्रियोटिज्म कहते हैं। ठीक है, अबाउट मतलब किसके बारे में, ये आपका ये पोएम है। तो देशभक्ति। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, इसका आप आंसर करिए। द सोल्जर इज ए डैश पोएम, इसका ऑप्शन देखते हैं यहाँ पे। द सोल्जर किस तरह का पोएम है, इसका आप आंसर करिए। तो अभी आप इसका आंसर कर सकते हो, सोल्जर किस तरह का पोएम है? तो वार पोएम है, युद्ध कविता। देखिए, यहाँ पे सोनेट का चर्चा किया गया। सोनेट आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ऑक्टेव, देखिए एक पार्ट को क्या कहते हैं? ऑक्टेव, एंड दूसरे पार्ट को क्या कहते हैं? आप लोग आंसर करिए, इससे पहले चर्चा कर चुके हैं। तो दूसरे को क्या कहते हैं? सेस्टेट। याद रखेंगे, 2 पार्ट होता है, एक 8 लाइन का होता है जिसको ऑक्टेव कहते हैं, एक 6 लाइन का होता है जिसको सेस्टेट कहते हैं।
देखिए, ए सोनेट इज ए पोएम ऑफ डैश लाइन। कितने लाइन के पोएम होता है, आंसर करिए फटाफट। सोनेट कितने लाइन के पोएम्स होते हैं, कमेंट्स करके बताइए आप लोग, कर लेंगे। तो सोनेट कितने लाइन के पोएम होते हैं, 14 लाइन। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, रूपर्ट ब्रूक इज रिमेम्बर्ड एज ए डैश पोइट। इसको किस पोइट के रूप में इसको याद किया जाता है, किस कौन सा पोइट है ये, तो बताइए आप लोग आंसर। ये आपके वार पोइट है, युद्ध कवि कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोइट कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज ए रिचर्ड डैश ऑफ इंग्लैंड। देखिए, इंग्लैंड चूँकि इसका जन्म इंग्लैंड में हुआ है और इंग्लैंड ने इसको सब कुछ दिया, तो इसका मदरलैंड कहा जाए तो मातृभूमि जो है इंग्लैंड ही है। और इंग्लैंड इतना कुछ दिया, तो ये इंग्लैंड के अपने आप को इंग्लैंड का एक समृद्ध डस्ट के रूप में रिप्रेजेंट करता है कि मैं इंग्लैंड का एक डस्ट हूँ, धूल के समान हूँ, एक समृद्ध धूल हूँ। तो ये कहाँ के समृद्ध धूल के बारे में चर्चा कर रहे हैं, ये मतलब किसके समृद्ध डैश के बारे में चर्चा कर रहे हैं इंग्लैंड के, तो डस्ट के बारे में चर्चा कर रहे हैं। रूपर्ट ब्रूक फ्रेसिस फ्रेसिस डैश, ये रूपर्ट ब्रूक किसका तारीफ करते हैं, तो भाई अपनी मातृभूमि का तारीफ करते हैं, और उसका मातृभूमि कौन है, इंग्लैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, आप लोग खुद इसका आंसर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट एंड लास्ट है, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे द पोर्ट इन द सोल्जर्स एज डिपिक्टिंग द मिस्ट्रीज ऑफ डैश। यानी कि आप कह सकते हैं ये सोल्जर पोएम में जो है ना, ये किस चीज़ के बारे में या किसके दुखों के बारे में यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया, तो युद्ध से संबंधित यहाँ पे इस कविता में प्रेजेंट किया गया, रिप्रेजेंट किया गया। यानी कि युद्ध का ही इसमें दुख से संबंधित कहानी को रिप्रेजेंट कर रहा है, पोएम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आई होप आप सबको ये बेहतर समझ में आ गया होगा और आप लोग अपना अपना स्कोर भी कर लिए होंगे। तो प्लीज़ आप लोग अपना स्कोर करके बताएंगे कमेंट्स में, जिससे मुझे अच्छा लगेगा। और इससे पहले अगर क्लासेस नहीं देखे तो पिछले क्लासेस को भी देखिए, और आपको आगे कंटिन्यू बने रहे। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। कोई दिक्कत परेशानी होगा तो आप हमें बताएंगे।